चलिए तो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। किसी को कोई समस्या? चलिए तो ये बताइए कि हम लोग एसिड बेस में कहाँ तक पढ़ चुके हैं। कोई विद्यार्थी कह रहे हैं लास्ट तक। लास्ट तक मतलब क्या, चैप्टर खत्म हो गया? फिर बंद कर दें क्लास? मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है सो कि इस टेबल तक कंप्लीट किया था, याद है? अच्छा, ऐसे इस टेबल से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे आपको ये पता चल गया कि क्या बोलते हैं, नहीं पता चला, रहने दो, ध्यान से सुनो। नहीं, इसके पहले एक और टेबल था जहां तक मुझे ध्यान है। वहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो टेबल किधर है? हाँ, कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं है। हाँ, ये जो टेबल था ना, देखिए, जैसे ये सब जो आप देखते हो कि खट्टा दूध, ये जो अंगूर है, एप्पल्स है, इमली है, जो भी आपको समझ में आता है। फिर इसमें रैंसिड बटर, फैट्स, यूरिन, टोमेटोज, प्रोटीन्स, ये सब क्या है? स्टिंग्स ऑफ एंड्स, मतलब जो चींटी का डंक होता है, मधुमक्खी जब डंक मारती है। तो ये सब नेचर में है कि नहीं है, आप मुझे बताओगे? इस प्रकृति में है कि नहीं है? प्राकृतिक चीज है कि नहीं है? तो हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हमें सिट्रिक एसिड चाहिए, क्या चाहिए, तो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बोलो बोलो। ऑरेंज से, लेमन से। आई बात समझ में? एसिडिक एसिड चाहिए, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आई बात समझ में? टार्टरिक एसिड चाहिए, कहाँ से निकाल सकते हैं? ये सब है। बात समझ आती है आपको? तो बेसिकली उस टेबल से मैं आपको बताना यही चाहता था, तो मुझे लगा कि वहां से हो सकता था, परंतु उसमें ये नहीं है, कुछ और है। शुरू करें फिर आगे? चलो। तो अभी जो है सो कि हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और इस टेबल में ये था कि जो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, कॉफ़ी, बियर, यूरिन, स्लाइवा, जो लाड़ होता है मुंह में, ब्लड, सैचुरेटेड एमजीएच का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब, या इधर विनेगर, वाइन, टोमेटो जूस, इनके पीएच वैल्यू क्या होते हैं? और हमें अब तक ये पता चल गया है कि जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच 7, जो एसिडिक होता है उसका 7 से कम, और जो बेसिक होता है उसका 7 से ज़्यादा, यही ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। आगे देखिएगा, समझिएगा। सार्वभौमिक संकेतक, संकेतक यानी कि सूचक, इंडिकेटर, जो बताता नहीं था कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है? सामान्य संकेतक जैसे कि लिटमस पेपर, एक नॉर्मल जो इंडिकेटर होता है, जिसमें बड़ा फेमस है लिटमस पेपर, हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ठीक है? लिटमस पेपर या कोई भी जो इंडिकेटर होता है हमें सबसे पहले क्या बताता है? अपने रंग में परिवर्तन करके ये इंडिकेट कर देता है कि ये पदार्थ आपका एसिड है या बेस है। हालांकि ये हम नहीं बताते कि दिया गया पदार्थ एक मजबूत एसिड, कमजोर एसिड, मजबूत क्षार या कमजोर क्षार है। हमें रंग में परिवर्तन से ये बात तो समझ में आती है कि ये अम्ल है या क्षार है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल अम्ल है, कितना प्रबल क्षार है, कितना दुर्बल क्षार। ये उस इंडिकेटर से हमको पता नहीं चलता। आगे दूसरे शब्दों में, मतलब उसी बात को अगर कहा जाए तो सामान्य संकेतक जो नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं, हमें एसिड या बेस यानी वही क्षार, अम्ल या क्षार, जहां जहां ऐसे एसिड बेस लिखा हुआ अम्ल या क्षार हिंदी में लिख सकते हो, अम्ल या क्षार की सापेक्ष शक्ति या विलयन के समाधान, या नहीं होना चाहिए, विलयन,
शक्ति या विलयन के पीएच के सटीक मान के बारे में नहीं बताते। मतलब किसी सॉल्यूशन का, किसी विलयन का एग्जैक्ट पीएच क्या है, क्या हमको लिटमस पेपर डालने से बता देगा? क्या फिनोल्फथालीन का 2 बूंद अगर हम किसी पदार्थ में डाल दें तो अपने रंग में परिवर्तन करके बता देगा कि इसका पीएच मान इतना है, 2.3 है, 4.5 है? ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है। तो जो पीएच का एक्चुअल वैल्यू है, उसका पावर क्या है, उसकी शक्ति कितनी है, किसी सॉल्यूशन का, किसी एसिड या बेसिक मटेरियल का, ये पता करना हो तो इंडिकेटर जो है सो कि वो काम में नहीं आता, जो नॉर्मल इंडिकेटर होता है। तो हम एक सार्वभौमिक संकेतक की सहायता से अम्ल और क्षार की ताकत की तुलना कर सकते हैं। हमने एक ऐसा इंडिकेटर बनाया, एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में सोचा कि क्यों ना हम, ठीक है हमारे पास फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला क्या है, -log, बोलो, विथ बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आई बात समझ में? क्या पढ़ते हैं इसको? -log विथ बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आई बात समझ में? ये किसका फॉर्मूला है? पीएच। तो यहां से हमको वैल्यू मिलता है, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिकेटर से भी थोड़ा बहुत पीएच का हमको आंकड़ा मिल जाए। जैसे हम, वो हमारे पास लिटमस पेपर है या कोई ऐसा इंडिकेटर है जिसका हम इस्तेमाल करें और हमको ये पता चल जाए कि इसका पीएच वैल्यू 2.5 है, मतलब 2.5 हम जैसे कि आकलन लगा रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी तो चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट उसके आसपास भी अगर इंडिकेटर से पता चल जाए तो बहुत काम आसान हो जाएगा। क्या है, सीधे इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी विलयन का पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? H+ का सांद्रण पता होना चाहिए। तो पहले ये पता करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू पुट करके आप पीएच निकाल पाओगे। तो किसी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा वो हमारा हेल्प कर सकता है, उसी को सार्वभौमिक संकेतक कहा जा रहा है। तो हम एक सार्वभौमिक संकेतक की सहायता से अम्ल और क्षार की ताकत की तुलना कर सकते हैं, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इस इंडिकेटर से कर सकते हैं, जो कई संकेतकों का मिश्रण है। मतलब ये जो इंडिकेटर है किसी एक इंडिकेटर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ा हल्दी है तो लाल बंदा गोभी है, फिनोल्फथालीन है, मिथिल ऑरेंज है, या का तमाम बहुत तरह के हमने इंडिकेटर्स पढ़े, उसमें से कोई एक इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके, मिला करके एक इंडिकेटर हमने बनाया, या एक इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, उसी को हमने क्या बोला? सार्वभौमिक संकेतक, ऐसा कुछ। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे बता देता है? अपने रंग में परिवर्तन करके ही बताएगा, जो कि हमारे लिए टफ काम है, हमारे लिए मुश्किल था कि हम नहीं बता सकते थे किसी इंडिकेटर से कि कितना स्ट्रांग बेस है, कितना वीक बेस है, कितना प्रबल या दुर्बल है, या कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना वीक एसिड है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते थे। परंतु अब हम लोग थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं इस सार्वभौमिक संकेतक, यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से। बात समझ आती है? कैसे? तो ध्यान से सुनना। सार्वभौमिक संकेतक समाधान में हाइड्रोजन आयनों, समाधान फिर से यहां पे हो गया सॉल्यूशन, यानी कि विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। सार्वभौमिक संकेतक विलयन में हाइड्रोजन आयनों या पीएच मानों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। जैसे कहने का मेरा ये मतलब है, जैसे मान लो कि आपके पास ये है लिटमस पेपर है, ध्यान सुनना। तो कोई अम्ल है तो आपने क्या पढ़ा है कि नीला को क्या कर देता है? अम्ल, अम्लीय पदार्थ जो होता है, जो एसिडिक सब्सटेंस होता है, वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अब मान लो मेरे पास 4-5 तरह के अम्ल हैं, अलग अलग अम्लीय पदार्थ है, और सब में जो है सो कि नीला लिटमस डाल रहे हैं, तो सब क्या हो गया? लाल। अब सब हमको पता चल गया अम्ल, लेकिन उसमें पता करना है कि कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कमजोर है, तो ये दिक्कत हो रहा है। आई बात समझ में? तो वहां पे हम अगर पता करना है कि उन पांचों के पांचों अम्लीय तो हैं, लेकिन कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, अगर ये पता करना हो तो वहां हम कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे? सार्वभौमिक संकेतक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले ये बात समझ में आई? अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर करता क्या है कि अगर ताकत अलग अलग होगी ना तो ये रंग अलग अलग देता है। और इसका एक झलक देख लेते हैं ताकि दिमाग में बात बन जाए। ये देखो, अगर आपको ये दिख रहा है ना, तो जैसे मान लो यहां पे अगर थोड़ा देखो सही से, तो क्या लिखा गया? अगर बहुत स्ट्रांग एसिडिक कोई चीज होगा, कोई ऐसा पदार्थ आपने लिया जो बहुत ही स्ट्रांग है, प्रबल अम्ल है, तो उसमें देखो क्या दिखाएगा? ये रेड।
क्या दिखाएगा? रेड दिखाएगा। अगर कहीं हमारा वो जो है सार्वभौमिक संकेतक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने डाला, यूज किया, और वो हमको अगर पिंक टाइप का थोड़ा सा दे रहा है, तो हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे जैसे देखो इधर आओगे, वैसे वैसे कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज आ गया, यहाँ पे मतलब लाइट येलो है, हल्का पीला कह सकते हो, यहाँ पे येलो हो गया, यहाँ पे लाइट ग्रीन है मतलब हल्का ग्रीन है, यहाँ पे उससे ज्यादा ये ग्रीन है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, लाइट मतलब हल्का। आप लोग ये प्रयोग करते हो? ध्यान रखना। जैसे अब ये तीनों क्या दिख रहा है? ऑलमोस्ट मेरे को तीनों तो हरा ही दिख रहा है, तो मैं इसको एक को बोलूंगा लाइट ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन, एक को ग्रीन ही बोल दूंगा, और एक को डार्क ग्रीन बोल दूंगा। आई बात समझ में? आमतौर पे देहात में इसको कई तरीके से लोग बोलते हैं, हरा है तो ये सुगा पंखी है, जो भी है आप अपने हिसाब से बोलते हो, वो जो बोलते हो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे आप बोल सकते हो, फिर यहाँ पे ऐसे वो कौन नेवी ब्लू की क्या क्या वैसे आप कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखो ये किसके कलर हैं। ये पूछा जाए कि ये जो कौन से संकेतक के, कौन से सूचक के, कौन से इंडिकेटर के कलर्स हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स हैं ये, सार्वभौमिक संकेतक के रंग हैं ये। आई बात समझ में? बात समझ में आई? अब मान लो कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, और अगर ये वाला कलर आ गया, ये वाला, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये वाला अगर ऐसा आ गया जो डार्क ग्रीन है, तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि जो पीएच का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितना है? 8। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन ठीक ठाक तो बता ही सकते हो। ये बात समझ में आई? पहले तो ये भी नहीं पता चल रहा था किसी इंडिकेटर से, तो ये बड़ा हेल्प करता है हमें। तो सब तो नहीं, लेकिन एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक दो बीच का। भाई साहब बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, बहुत अच्छे से। और यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है, वेरी एसिडिक, तो उसका रंग क्या दिखाएगा? रेड। आपसे पूछा जाएगा कि जो सार्वभौमिक संकेतक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला जाता है तो वो कौन सा कलर देता है? तो रेड। अगर एसिडिक है मतलब ठीक ठाक एसिडिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, तो क्या है? या तो ऑरेंज या येलो। मतलब ऑरेंज थोड़ा स्ट्रांग ही है, और येलो क्या है? उससे थोड़ा वीक है। देखो ऑरेंज येलो ऐसे आ रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ आ रही है? अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो वो कैसा रंग देगा? आई बात समझ में? ग्रीन, हरा। बेसिक है नहीं, क्षारीय है तो ब्लू। हमने पढ़ा भी है, शुरू से याद करो कि अगर कोई लिटमस पेपर है और उसमें हम लोग क्या डालें? लाल, तो लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या कर देता है? उल्टा करता है ना, नीला करता, नहीं करता है? लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग बेस हो, प्रबल क्षार हो, तो वो क्या कर देता है? पर्पल कर देता है। आई बात समझ में? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो यहाँ पे जो है ना कि जो पीएच का वैल्यू अगर अलग अलग है, तो उसके हिसाब से कलर भी हमको क्या मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है। तो ये एटलीस्ट मतलब कलर के बेस पे आपके पीएच वैल्यू का थोड़ा सा आइडिया दे देगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, इसका थोड़ा सा आइडिया दे देगा। लेकिन कौन सा इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक संकेतक, सारे संकेतक नहीं। इस बात का प्लीज ध्यान रखना। समझ आया नहीं आया? हम एक सार्वभौमिक संकेतक की सहायता से अम्ल और क्षार की ताकत की तुलना कर सकते हैं, यही बात हो गया। जो कई संकेतकों का मिश्रण है, सार्वभौमिक संकेतक विलयन में, अभी हम लोगों ने यहां लिखा था ना, विलयन में क्या बताओ? हाइड्रोजन आयनों या पीएच मानों के विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। ये बात समझ में आई? बोलो समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। जब सार्वत्रिक सूचक, वही यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वभौमिक इंडिकेटर सूचक, जब सार्वत्रिक सूचक में अम्ल या क्षार विलयन मिलाया जाता है तो सूचक एक नया रंग देता है। सार्वभौमिक संकेतक द्वारा उत्पादित रंग का उपयोग पीएच रंग चार्ट के रंगों के साथ मिलान करके विलयन, जहां जहां थोड़ा समाधान है ना वहां विलयन लिख लेना, विलयन के पीएच मान को खोजने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई किसी ने एसिड दे दिया, क्या दे दिया? किसी ने एसिड दे दिया, आप वहां पे सार्वभौमिक इंडिकेटर भी आपको दे दिया और बोला बताओ इसका पीएच का वैल्यू क्या है। आप उसका यूज कर लीजिए, देख लीजिए कलर कैसा है, और जो कलर आ रहा है वो चार्ट में जो अभी चित्र दिखाया ना, उसमें जाके देखो वो कलर कहाँ है, वहां पे ऊपर पीएच वैल्यू लिखा हुआ था, बता दो कितना पीएच है। बोलो बात समझ में आई? तो ये काम करना है। रंग का उपयोग सीधे विलयन के या घोल के पीएच को इंगित करने के लिए किया जाता है।
सार्वभौमिक संकेतक चित्र में दिखाया गया है, यह जो कि चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था। बात समझ में आई? अरे बोलो। हालांकि अधिक सटीक माप पीएच मीटर से किए जाते हैं। एक पीएच स्केल है, उसी से आप कर सकते हो। अगर और सटीक चाहते हो, और एक्यूरेट चाहते हो, और सही रिजल्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पीएच मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सीधे पीएच की रिपोर्ट करता है, उसी का वैल्यू बताएगा। विभिन्न आकार और सटीकता के पीएच मीटर आजकल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। मतलब ये एक डिवाइस की तरह है, एक यंत्र की तरह है। जैसे आज हमको ये पता करना हो कि इस वायर में कितना करंट है, तो एमीटर आता है, सीधे लगा दो, तुरंत बता देगा कि इसमें कितना करंट चल रहा है, कितने एम्पियर का करंट बह रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही पीएच अगर आपको मेजर करना है, तो एक्यूरेट और सही तरीके से मेजरमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग मैं पूछूं कि यहाँ से क्या बोलते हैं, कितना दूरी पे है ये, वो जो सामने वाला घर दिख रहा है कितना दूरी पे है, तो कई लोग हैं ना, यहाँ से देखे देखे आकलन लगा देंगे, देखो भैया यहाँ से ना वो जो दिख रहा है 1 किलोमीटर की दूरी पे घर है। ठीक। कई लोग क्या करेंगे, काम करते हैं, हम माप के बताते हैं, लेकिन वो फिट नहीं, एक्यूरेट नहीं मेजर करेंगे। वो क्या करेंगे, वो डिगे से नाप देंगे। होता है गांव में, देखना बहुत सारा खेत खलियान वो पैर से ही नाप देते हैं। कई लोग बहुत सारा सामान हाथ से ही नाप देते हैं, तो नापा तो सही, तो पैर से नाप दिया, तो उसका जो मेजरमेंट होगा एक्यूरेट से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब एक्यूरेट चाहिए तो क्या करो, स्केल लेके आ जाओ, फिट लेके आ जाओ, मीटर स्केल लेके आ जाओ। लेके आए मीटर स्केल, यहां से वहां तक गिरा दिए, एग्जैक्टली पता चल गया। ये बात समझ में आई? तो पहले सिंपल इंडिकेटर हम यूज करते थे, यही 3 स्टेप यहां भी है। पहले सिंपल इंडिकेटर यूज करते थे, सामान्य एक सूचक इस्तेमाल करते थे जो बस ये बताता था कि एसिड है कि बेस है। उसके बाद हाथ वाला आ गया, चाहे डिग वाला आ गया, क्या क्या आ गया हमारे पास? वो सार्वभौमिक सूचक, जो क्या है, पैर से माप तो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर हो सकता है। अब क्या उससे भी एक्यूरेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पीएच स्केल लेके आ जाओ सीधे। यही बात समझ में? ठीक है। या एक और है कि विलियन का सांद्रता ही माप लो। विलियन में क्या कंसंट्रेशन H+ का फॉर्मूला में पुट करो, थ्योरेटिकल मेजर कर लो। यही बात समझ में? तो ये चीजें हैं। और H+ का सांद्रण मिल गया तो पीएच मिल गया, बात खत्म। आई बात समझ में? इनका उपयोग आमतौर पर प्रयोगशालाओं, कारखानों और क्षेत्र कार्य में 0.001 सटीकता तक विभिन्न विलियनों, यहाँ लिख लेना, विलियनों के पीएच को मापने के लिए किया जाता है। जहां जहां समाधान काट रहा हूं ना, प्लीज विलियन कर लेना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चंस मैंने कराया था, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, घर से बना लेना और बन जाना चाहिए। ये लिखा है 1.0 इंटू 10⁻⁹ m, ये कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2। एक में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है 10⁻⁹, एक 1.0 का मतलब 1 ही हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे बस इतना ही दिखेगा, 10⁻⁹। ये दिखेगा 10⁻⁵। मुझे तो लगता है आप डायरेक्ट आंसर ही बता दोगे। ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? वाह क्या बात है, जिसके मुख से निकला उसको फूल मल्ला बरसाओ। 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। निकालना सिखाए थे? एक बता दे फिर से, बना लोगे? अरे बहुत आसान है, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? चलो एक बार कर ही देता हूँ। पीएच का फॉर्मूला बोलो तो। अच्छा यहाँ पे अगर 10 ना लिखा हो ना, 10 ना लिखा हो तो 10 समझ लेना, ठीक है? कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग विथ वेस 10, कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁹। ये -9 उधर जाएगा, तो ये को माइनस पहले से -9 आएगा तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? log 10 यहाँ बचेगा ये वाला, विथ वेस 10। इसका वैल्यू कितना होता है? समझाए थे, याद है? कि इस बेस का पावर क्या करोगे कि ये आर्गुमेंट आ जाए, 10 का पावर क्या करोगे कि 1 ही करोगे ना, तो वही इसका आंसर हो जाता है। तो 1, तो 9 एकम कितना हो जाएगा आंसर? बात समझ आई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये सब कर लोगे। कह रहा है किसी घोल का पीएच 6 से 5 तक बदल जाता है, मतलब पहले पीएच 6 था, बाद में 5 हो गया। आप हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बारे में, सांद्रता में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? तो सोच के देखो कि जब पीएच 6 होगा तो उसमें सांद्रण हाइड्रोजन आयन का कितना होगा? 10⁻⁻। उल्टा आ गया क्वेश्चन, पहले सांद्रण हमको पता है तो पीएच पूछ रहा है, अभी पीएच दिया है तो सांद्रण भी तो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा जब पीएच 5 हो गया तब सांद्रण कितना हुआ होगा? 10⁻⁻5। अब कह रहा है कि इतना से इतना हुआ है, तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में बदलाव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा। पीएच बदला तो एकदम हुआ होगा। क्या हुआ होगा? तो एक काम कर लो, वो डिवाइड करके निकाल लो। क्या करोगे?
डिवाइड करो। अरे भाई मैं बोलूं कि पहले कोई 4 था और बाद में 2 हो गया, इसमें क्या आप अनुभव कर पाते हैं? तो मैं ऐसे करूंगा, देखो भाई पहले 4 था, बाद में 2 हो गया, एक काम करते हैं ऐसे कर देंगे, काट देंगे। आई बात समझ में? क्या इसको और अच्छे से करने के लिए बाद वाला पहले रख लेते, ऊपर रखते हैं और पहले वाला बाद में, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो हम कहेंगे पहले का क्या हो गया, आधा हो गया। पहले का क्या हो गया, बात समझ में आई? तो क्या करोगे यहाँ पे, पहले कितना था 6, बाद में कितना हो गया 5। तो अगर पहले बाद में 5 हो गया तो बाद में सांद्रण कितना हो गया 10 का पावर -5। पहले सांद्रण कितना था 10 का पावर -6। इनको हल कर दो, 10 का पावर -5 ये गुणा में ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाता है। बोलो हल करके कितना आ जाए, एक 10 बचेगा। आधार समान होता है तो पावर जोड़ते हो ना, तो 6 -5 जोड़ोगे तो एक ही ना बचेगा, तो 10 का पावर 1 का मतलब 10 है ना हुआ जी। अरे बोलो, यानी अगर पीएच 6 से 5 हुआ तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और हाँ, इतना तो कह ही सकते थे कि सर पीएच का मान 6 से 5 हुआ, पीएच का मान जब घटता है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ता है, और सांद्रण बढ़ता है तो अम्लीयता बढ़ती है। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 5 वाला कि 6 वाला? 5 वाला। जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे बोलो हाँ ना, बात समझ में आई? तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 5 वाला। तो अम्लीयता बढ़ रही है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे विनेगर है उसका यहाँ पे दिया है पीएच वैल्यू 3.2, कोका कोला है जिसका 5.9 है, बियर है 4.8 है, तीनों का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। आपको इसको अरेंज कर देना है। कह रहे समान सांद्रता वाले 3 अम्लीय विलयनों का पीएच मान है, इन अम्लों की अम्ल शक्ति बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज कर दो। मतलब पहला सबसे इसमें कमजोर कौन है, उससे शक्तिशाली, ऐसे अरेंज कर देना है। तो बताओ सबसे पहले कौन आना चाहिए, बोलो सबसे कमजोर कौन है? तो जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कमजोर होगा, तो ये कमजोर है। पहले कोका कोला, उससे मजबूत कौन है, उससे मजबूत कौन है, विनेगर। आई बात समझ में? सजा देना। अरे ऐसा नहीं कियो 4 3 2 दे दें, अब बोले बढ़ते क्रम में सजाओ, तो क्या करोगे? 2, 2 से बड़ा कौन है, 3, 3 से बड़ा कौन है? क्या करना है, बड़ा चीज छोटे ना बनेगा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कह रहे व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 m NaOH सॉल्यूशन। अब इसमें एसिड है ही नहीं, सॉल्यूशन किसका है देखो सही से, NaOH का है। किसका है बताओ, NaOH का है। अब NaOH का सॉल्यूशन दिया और यहाँ पे कंसेंट्रेशन तो दिया है, और 0.01 का मतलब होता है 10 का पावर -2 बताए थे, फिर बताना पड़ेगा। 0.01 का मतलब 10 का पावर -2, लेकिन ये जो सांद्रण है वो किसका है, NaOH का। तो बेसिकली उसमें क्या मिलेगा, OH माइनस, यहाँ H+ तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ OH- मिलेगा। तो हमको फॉर्मूला में तो H+ वाला चाहिए था, तो बड़े फंसे। तो यहाँ एक ध्यान रखना, एक नया चीज बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मल्टीप्लाई हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण का जो रिजल्ट होता है वो 10 का पावर -14 होता है। कितना होता है? अभी इसको ऐसे ही ध्यान रखना, जो बता रहा हूं इसको ऐसे ही याद रखना, एक लाइन याद रखना। क्या बताया मैंने, बोलो बोलो। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण गुणे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण बराबर 10 का पावर -14। तो हमको पीएच के लिए कौन चाहिए, OH- वाला या H+ वाला? H+ वाला। हमको इन दोनों में से कोई पता है? अरे यार ये पता है ना, एगो हमको H+ नहीं दे रहे हो तो OH- तो पता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो H+ है ये नहीं पता है, छोड़ दो, लेकिन ये तो पता है ना 10 का पावर -2, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बराबर इन दोनों का गुणनफल होता कितना है 10 का पावर -14, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो देखो H+ ऐसे हो गया, जब ये ऐसे भाग में आएगा तो 10 का पावर -14 और बटा में क्या हो जाएगा 10 का पावर -2। जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -14 गुने 10 का पावर 2 हो जाएगा। बोलो सब, हल करोगे कितना आ जाएगा, 10 का पावर -12 आ गया। अब बताओ तुमको क्या मिल गया, H+ आयन का सांद्रण मिला कि नहीं मिला? अब अगर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 का पावर -12 है तो जल्दी से बता दो कि पीएच का मान कितना होगा, बोलो। अब बताओ ये अम्लीय है कि क्षारीय है, बोलो। हाँ अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है, पीएच का मान 7 से ज्यादा। बात पल्ले पड़ी, समझ आया? तो ये ध्यान रखना। तो अगर कभी हाइड्रोक्साइड आयन का भी सांद्रण दे दे तो हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, परंतु हमको ये वाला लाइन याद रहना चाहिए।
वहां से पहले H+ निकलेगा, तब ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े तो सुनना, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, रोजमर्रा लाइफ में जो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरेटिकल चीजें आपको रीडिंग देनी है, बस रीडिंग देनी है, एक बार सुन लेना है कि इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो जैसे कि आप सही से आंसर कर सको। तो रोजमर्रा के लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला, पौधे और जानवर पीएच संवेदनशील होते हैं। मतलब ये जो छोटे मोटे पेड़ पौधे आप देखते हो ना, और जो ये जीव जंतु होते हैं, मतलब इनको भी पीएच से फर्क पड़ता है। कोई चीज का पीएच कितना है, मतलब कोई कितना एसिडिक है, कोई कितना बेसिक है, उससे उनको फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? देख के पढ़ो, आपको समझ में आएगा। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर कुशलता से काम करता है। सही तरीके से हम वर्क करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं जब हमारा पीएच कितना रहता है, 7.0 से 7.8। यानी हमारा शरीर ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहता है, एसिडिक तो होना ही नहीं चाहता, 7 से शुरू हो रहा है, मतलब न्यूट्रल रहना चाहता है, या अगर बेसिक भी जा रहा है तो 7.8 तक, उससे ज्यादा नहीं। आई बात समझ में? इसलिए जीवित जीव केवल इस पीएच रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ या फिर इससे कम हुआ तो बहुत खतरा है। इसलिए अपना समय समय पर पीएच का जांच करवाते रहिए। उदाहरण के लिए, किसी औद्योगिक क्षेत्र में कुछ अम्लीय गैस हो, जैसे चिमनी वगैरह, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहाँ पे चिमनी वगैरह ये होता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में कुछ अम्लीय गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के घुलने से, जो वातावरण में घुलते घुलते हैं, उसके कारण वर्षा जल का जो पीएच है वो कम हो जाता है। और बारिश जब होती है तो एसिडिक रेन होता है। ये बात हमने पढ़ा भी है पहले। तो जो एसिडिक रेन होती है उसके कारण यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये लाइन याद रखना कि अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है? जब पीएच का वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी का पीएच कम कर देती है। अब एसिडिक चीज उसमें मिलते जा रहा है नदी में, तो एसिडिक वो तो और पीएच गिरेगा ही, नदी का भी पानी का भी पीएच गिर जाएगा, वो और एसिडिक हो जाएगा और अधिकांश जलीय जीवन को मार देती है। ज्यादा एसिडिक पानी हो गया तो उसमें जो मछली है, जो और भी जो जलीय जीव हैं जो उसमें रह रहा है, उसके लिए तो वो सही नहीं था। आई बात समझ में? उसके लिए रेंज क्या था? 7 से 7.8 था कि नहीं था? और एसिड रेन हुआ, पानी बह के नदी में गया, पीएच और गिर गया, जिसकी वजह से बेचारा, जिसमें वो सरवाइव कर रहा था, जिसमें वो सही तरीके से अपने आप को, अपना जीवन चला रहा था, वो नहीं चला पाया, मर गया वो। आई बात समझ में? इसलिए ऐसे नदियों में जलीय जीवन का जीवित रहना कठिन हो जाता है। ठीक है? तो अभी तो काफी ज्यादा ये सब चीजें होती हैं। हमारे पाचन तंत्र में पीएच देखो, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे खाना पचता है, उसकी बात हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है, मतलब बनाता है। क्या बनाता है? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बनना भी चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे डाइजेस्ट मतलब करने में बहुत हेल्प करता है। वो नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत भी होगी। यह हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में मदद करता है। आपने देखा होगा कई लोगों को पेट में एसिडिटी की शिकायत होती है। अपच के दौरान पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है, मतलब जैसे अब एसिड बन रहा है और उसका जो काम है उस काम में वो यूज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और इससे दर्द और जलन महसूस होती है। तो इस अवस्था को एसिडिटी कहा जाता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए हम एंटासिड नामक की गोलियां यूज करते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है? वो डब्बा से ढक्कन वाला चित्र याद आ गया? इनमें अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय, जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहे हैं उसको निष्क्रिय करने के लिए, उसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्षार होते हैं, मतलब एक बेस यूज होता है। एसिडिटी से पीड़ित व्यक्तियों को ठंडा दूध पीने का भी सलाह दी जाती है, सब पढ़ चुके हम लोग, जो क्षारीय होता है। इसके अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय करने में मदद करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे उसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, एक हल्के क्षार का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। या तो ठंडा दूध यूज कर लो या MgO का होल्टोइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है बताओ? दांतों की सड़न का कारण पीएच परिवर्तन है। दांत जो बहुत सारे लोगों के सड़ जाते हैं ना, और बहुत सारे बच्चों के, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मना किया था कि चॉकलेट्स मत खाओ, खासकर तुम ध्यान रखा करो। तो जो बच्चे बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं ना, उनके जो दांत, घर के लोग बोलते हैं ना, दांत सड़ जाएगा, दांत सड़ जाएगा, वो बड़े सही बोलते हैं बचपन में। ठीक है, अभी तो बड़े हो जाते तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है। और अच्छा सोचो ना कि थोड़ा सा इस बात का सीरियसली ध्यान रखना। अभी ना क्या बोलते हैं, हमारे देश में बहुत सारा जो है सो कि बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, एक से एक पान मसाला का प्रचार करते हैं।
ऐसे ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप भी उनके अगर फैन होंगे तो, जैसे कि मैंने जो देखा है वहां तक बता रहा हूँ कि अजय देवगन है, शायद शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और सलमान खान भी शायद, और कौन, वो तो हो गया ना भाई, दोबारा थोड़ी बोले। क्रिकेटर में ये आ जाओ, कपिल देव, क्रिस गेल, एक और सुनील गावस्कर, एक और कोई है, वीरेंद्र सहवाग। तो इतने, समझ रहे हो। अच्छा, हम लोग कई बार जो है ना कुछ कुछ गलत रास्ता चुनते हैं। सुनो, हम लोग कई बार जो गलत रास्ता चुनते हैं उसके मार्गदर्शक कौन होते हैं? हमारे अपने ही होते हैं, हमारे अपने ही परिवार के सदस्य या आसपास गांव के समाज के लोग होते हैं। हम उन्हीं से कुछ सीखते हैं। अच्छा, वो जिस स्टाइल में फाड़ करके एकदम, समझ रहे हो, तो जिस स्टाइल में दिखाता है वो बहुत सारे बच्चों को स्टाइल पसंद आता है। तो वो लगता है उनको कि ऐसे करने से मेरा लाइफ पूरा रातों रात अजय देवगन जैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके पास अफराद संपत्ति है, बहुत सारा कुछ आ चुका है, बहुत सारा कुछ मिल चुका है, देन वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? जिंदगी में कुछ किए नहीं, कुछ बने नहीं, कुछ पाए नहीं, और अभी क्या कर रहे हो? फाड़ना शुरू कर दिया। समझ रहे हो। पहले वो बहुत सारा कमाए हैं, तब वो आज फाड़ रहे हैं, चाहे पैसा हो रहा है, चाहे जो करना है करे। लेकिन आप समझिए, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। तो खैर, मैं बस ये कहना चाहता था कि देखो, पीएच चेंज की वजह से हमारा दांत तो खराब होता ही है, लेकिन बड़े उम्र में जो दांत खराब होता है ना भाई, वो पीएच तो भाड़ में गया। जितना गलत पदार्थ का सेवन होता है ना, उससे ज्यादा दांत खराब होता है। एक समय था, अभी तो ऐसा नहीं होता, एक समय था, या आज भी अक्सर जब किसी लड़के की शादी होती है ना, तो खासकर जब वो बोलता है तो सामने जो अगुआ होता है उसका दांत देखता है। सही बता रहा हूँ आपको। और वो देखता है ना, और जैसे उसके दांत में थोड़ा सा कालापन या पीलापन चाहे ऐसा कुछ दिखता है ना, तो पूछता है, तुरंत पूछता है, बबुआ कुछ गुटका उटका खा लो का? ऐसे ही पूछ देता है। अब सोचो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं? तो अब क्या बोलोगे? इलायची खाते हैं, दूध पीते हैं, कोई ना कोई तो चक्कर है, कोई ना कोई तो बात गड़बड़ है। अरे हाँ कि ना? तो अभी यहाँ पे दांतों के सड़न का कारण पीएच परिवर्तन है। हमारे मुंह में पीएच सामान्यतः 7 से अधिक होता है। क्या होता है? यानी बेसिक होता है। क्योंकि मुंह में बनने वाली लाड़, जो स्लाइवा होता है ना, जो लाड़ खाने टाइम में वो खाने के साथ मिल के जाके अंदर पचाने का काम करता है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। हालांकि जब हम भोजन करते हैं तो खाने के बाद कुछ खाद्य कण, जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मुंह में रह जाते हैं। जब वो ब्रेक होता है, टूटता है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे चीनी और खाद्य, जो वो सुक्रोज ग्लूकोज जो होते हैं ना, उसको बैक्टीरिया जो यहाँ मुंह में होता है वो तोड़ता है। ऐसे मत समझना कि बैक्टीरिया मतलब कीड़ा, हाँ मुंह में रहता है ऐसा। देखो, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे दही में जो कीड़ा होता है हमारे लिए फायदेमंद, आई बात समझ में? ठीक है, उसमें ही बैक्टीरिया होता है। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, हमको क्या लगता है, हम तो बस खा रहे हैं, सारा चीज अंदर गया, हमको तो यही फीलिंग होती है। अरे बोलो, कई डॉक्टर से सलाह देते हैं कि खाने पीने के बाद आप थोड़ा सा मुंह वगैरह बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। क्यों राय देते हैं? क्योंकि वो जो खाद्य पदार्थ ज्यादा नहीं रहेगा तो वहां पे ज्यादा वो मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ज्यादा एसिडिटी नहीं आएगी, ज्यादा अम्लीयता नहीं आएगा, पीएच चेंज नहीं होगा, तो दांत आपका बहुत देर तक सही रह सकता है, बहुत लंबे समय तक सही रह सकता है। आई बात समझ में? और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी हो चुके हैं, हाँ या ना? तो अभी तो एक्स्ट्रा हो जाता है कि बहुत सारा चीज जो है उसमें से दांत में फंस जाता है। अब बेचारा रात भर झेल रहा है, क्यों कि ब्रश तो सुबह करना है, तब तक बैक्टीरिया अपना काम कैले है। अब एसिड वहाँ पीएच वैल्यू चेंज हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो इन सब बातों का खासकर ध्यान रखें, बहुत जल्दी, अगर बूढ़ा या बूढ़ी नहीं होना है तो, ठीक है? नहीं तो आने वाले समय में ना, जिस तरीके का हालात चल रहा है ना, 40-50 साल में सब लोग बात करेंगे, ता हो ता हाल बा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे जो यंग यंग बच्चे होंगे ना, जो जवान बच्चे होंगे, वो ऐसे बात करेंगे, तब थेले दल तो तलबे थेले कॉल ना थेलल दाओ, वैसे बात करेंगे एक दूसरे से, समझे? ये चीज होगी। हाँ, समझ आई बात? तो जो दांत होता है ना, वो डीके मतलब वही टूटना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम उसमें आना शुरू हो जाता है। तो इन सब का ध्यान रखना। सुनो, इससे मुंह में पीएच कम हो जाता है और दांतों के सड़न, दांतों में सड़न होने लगती है, वो सड़ने लगता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, सुन रहे हो,
पीछे वाली जनता, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये जो दांत होता है ना बेसिकली वो काफी हार्ड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बड़ा कठोर होता है, उसी से बना होता है। दांतों की सड़न को रोकने के लिए मुंह को साफ करने और मीठा खाना खाने से बचने की सलाह दी जाती है। हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर दांतों की सफाई के लिए बुनियादी होते हैं। और टूथपेस्ट क्या होता है, लोग क्यों कहते हैं इस टूथपेस्ट में नमक है? बेसिकली वहां पे एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्षारीय, या कई लोग आपको राय देते हैं कि जब ब्रश करो दातुन करो तो नीम का दतवन इस्तेमाल करो, क्योंकि वो क्षारीय होता है। तो आपके दांत का पीएच का वैल्यू घटता है ना जब वो एसिडिक होता है, तो आप कोई ऐसा चीज इस्तेमाल करो जो बेसिक है, क्षारीय, ताकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, उदासीन कर दे। और पानी डालो सारा मटेरियल बाहर साफ, हाँ या ना? तो जैसे होता है ना वो डिटर्जेंट का पाउडर, चौक गए टाइड है तो वाइट है, होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही सुबह बढ़िया से ब्रश मारो, बेसिक चीज लेकर के, एसिडिक बेसिक रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तुम चौक गए, टाइड है तो वाइट है। समझ रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? मेरे को प्रचार करना चाहिए? मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं भाई। आगे बढ़ूं? सुनना 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 सुनना। तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर दांतों की सफाई के लिए बुनियादी होते हैं, जो अतिरिक्त एसिड को भी निष्क्रिय कर देते हैं और दांतों की सड़न को रोकते हैं। एक तो एसिड को निष्क्रिय करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरी चीज आपके दांत को सड़ने से रोकता है। बात समझ में आई? कितने लोग आ गए, हाथ उठा दो एक बार। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ क्लियर है? सब बढ़िया? अरे बोलो। चलो, रासायनिक युद्ध के माध्यम से जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। देखो, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं ना, या जो जीव जंतु होते हैं बहुत सारे, वो केमिकल वॉर करते हैं। हम जब मान लो कि तुम अब जो हाडा बिरनी होता है उससे तुम लड़ने जा रहे हो तो क्या करेगा? भाला फेंकेगा? बंदूक चलाएगा? नहीं, वो केमिकल वॉर करेगा। उसके पास क्या है? फॉर्मिक एसिड है। क्या है बोलो? फॉर्मिक एसिड है। जैसा ही पहुंचे करेगा टक, ये केमिकल वॉर है। कौन सा वॉर है? ठीक है, जैसे ही मारेगा टक तो हाँ, अब बंदूकें ना चली, अब तुम चलाने गए हो बंदूक, वो मार दिया तुम्हारा, अब तुम हो गया। तो वो अपने हिसाब से तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो बेसिकली सुनना ध्यान से, यही कहानी है थोड़ी सी, कि मधुमक्खी या चींटी जो भी होते हैं उनके डंक से एक एसिड निकलता है जो दर्द और जलन पैदा करता है। इसलिए दर्द से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा, वो जो होता है ना मार्केट में मिलता है NaCO3, बेकिंग सोडा जैसे हल्के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली अच्छी चीज है ना यार। देखो, इंसान के पास उतना ताकत है, सोचने की क्षमता है, बहुत सारा चीज हमने क्या क्या नहीं बना लिया, परमाणु हुआ, एटम हम, हाँ, कम से कम जो कीट पतंग है, छोटे जीव जंतु हैं, उनके पास कुछ तो रहना चाहिए। तो उनके पास क्या है? केमिकल और रसायन पदार्थ वैसे हैं। जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर इंसेक्ट होता है, इंटर करता है, क्या होता है? हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, लगते हैं परेशान होने, अरे यार ये क्या हो गया। कई बार तो मृत्यु हो जाती है, सांप काटने से क्या हो जाता है, कई बार मर जाते हैं इंसान। हाँ हाँ, देखो ज्ञान देगा कि सर सांप काटने से इंसान मरता नहीं है, उसका जो है फेफड़ा जाम हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। देखो तुम्हारा जो ज्ञान है हमको पता है, दो मत रहने दो, ठीक है? फाइनली यही होता है ना, आदमी मर जाता है। मैं सीधे निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़े? अरे बोलो। हाँ, प्रॉपर जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो एक टाइम पे द एंड होना ही है, और क्या। चलो आगे बढ़े। बिच्छुओं के बाल में चुभने से मेथेनोइक एसिड, अब देखो ये मेथेनोइक एसिड है, ये भी खतरनाक है, जो जलन पैदा करता है। इसको ठीक करने के लिए साबुन आबुन रगड़ो, जो रगड़ते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस रीड करना है, पढ़ना है थोड़ा सा आपको। अब आते हैं द एंड करते हैं इस चैप्टर का, अंत में सॉल्ट्स, अम्ल क्षार लवण था ना। तो बेसिकली जैसे कि एसिड एंड बेस ही इसमें ज्यादातर पढ़ने, साल्ट के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। और वैसे भी जब आप एसिड बेस को पढ़ते हो तो हमेशा सॉल्ट को साथ में पढ़ते आते हो, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो छूटता थोड़ी है कि उसको अलग से स्पेशली कैटेगराइज करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होना चाहिए। सॉल्ट्स क्या है? एज वी देखो, बेसिकली सॉल्ट्स का अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो कि लवण की परिभाषा सर क्या हो सकता है, लवण क्या हो सकता है, तो आप एक ऐसा पदार्थ जिसका pH 1 7 होता है। क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसका pH 1, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा पदार्थ जिसका pH 1, या ऐसे बोलो एक ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन उदासीन होता है। जलीय विलयन, बात वही है ना।
उदासीन होगा तो पीएच कितना होगा, घुमा फिरा के तो वहीं मैं ला रहा हूँ। अरे बोलो हाँ ना, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो एज वी हैव लर्न दैट salt is a compound formed by complete neutralization of a base by an acid and or an acid by a base। ठीक है, यहाँ पे दो बार आ गया क्या, an acid by base, ये दो बार रिपीट हो गया, an acid by base। मतलब हम लोग ऐसा जानते हैं, हम लोग अभी तक यही सीखे हैं ना कि कोई अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लवण और, बोल दे भैया, लवण और जल बनता है। ठीक है, तो a salt is made by neutralization reactions, as we have seen salts are formed by neutralization acid with base, acid with carbonates or bicarbonates, acids with sulfides and sulfates, even by reactions of metals and acids। So a salt is an ionic compound which contains a क्या है, positive ion यानी cation other than hydrogen ion or negatively ion anion other than hydroxide ion। सिंपल है, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। बेसिकली ये ध्यान रखो, सारा कुछ मिला के यही है कि जब एक अम्ल एक क्षार से रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। आई बात समझ में। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से जो हमको पदार्थ मिलता है वो क्या होता है, लवण होता है। सिंपल। तो लवण की परिभाषा में इतना सा बोल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ये एक एग्जाम्पल शुरू से करते आ रहे हो, कितना बार हमने ये लिखा भी है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एसिड बेस होते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सॉल्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, H2SO4 क्या है, एसिड है। तो अगर ये बेस होगा, ये एसिड होगा, और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो K2SO4 होगा। इसका मेटल, इसका क्या, नॉन मेटालिक मतलब एनायनिक ग्रुप, इसका कैटायनिक ग्रुप, इसका एनायनिक ग्रुप। यहाँ पे जो लिखा गया ना, थोड़ा सा इसमें पढ़ोगे थोड़ा सा तो यही चीज था, ये यही बताना जा रहा है कि जो बेस होता है ना उसमें से एक कैटायन आएगा और जो एसिड आएगा उसमें से एक एनायन आएगा, मतलब एक में से प्लस आएगा एक में से माइनस, और वो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, लवण। तो ये सॉल्ट वाला है। फिर जैसे NaOH है तो इसमें देखो एक कैटायन मिलेगा सोडियम Na+, इसमें से कौन मिलेगा, SO4 पे 2-, तो सॉल्फेट आयन सोडियम आयन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। आई बात समझ में। तो बेस से हमको क्या मिलता है, एक कैटायन यानी धनायन, और एसिड से क्या मिलता है, एक एनायन। तो कैटायन और एनायन जो एसिड बेस से मिलते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसिड बेस है, और इनसे बनने वाला जो सॉल्ट है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़े। यह ध्यान दिया जा सकता है कि समान सकारात्मक या नकारात्मक आयन वाले लवण एक ही परिवार के होते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ थोड़ा सा लवण का परिवार एक छोटा सा पॉइंट है, ये डिस्कस कर लो आप, थोड़ा दिमाग में रख लेना। जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि जैसे मान लो कि NaCl है, Na2SO4 है, ध्यान देना इधर, Na2CO3 है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे NaCl, Na2SO4, Na2CO3 जैसे हमको सॉल्ट मिले, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इसको हम एक नाम से एक नाम दे सकते हैं, सोडियम परिवार के लवण। क्या बोल सकते हैं, आई बात समझ में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सोडियम सब में आ रहा है, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी है, इसमें भी है। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे अभी मेरे से किसी ने पूछा आपका फादर का नाम क्या है, मैंने बोला चंद्रिका। मेरे भाई से पूछा गया, वो भी सेम नाम यूज करेगा। तीसरे भैया, चौथे भैया, 4 भाई हम लोग हैं, सबसे पूछा गया पिताजी का क्या नाम है, सब तो एक ही बताएंगे। तो समझ जाएंगे अच्छा तू फलना परिवार से होगा, है कि नहीं। तो एक जो कॉमन है ना, जो सबके लिए, जिससे सबको जाना जा रहा है, वो क्या बन जाता है, एज ए फैमिली मेंबर बन जाता है। उससे फैमिली रिप्रेजेंट होती है। जैसे बाबा का नाम, कई बार आप मिलोगे बहुत लोगों से तो सीधे क्या पूछते हैं, केकर पोती हो, केकर पोता हो, पूछते नहीं पूछते, वो सीधे पापा भी नहीं पूछेंगे, सीधे कहाँ पूछेंगे, बाबा। वो और भी मतलब वो आप तुम्हारा पूरा खानदान जानना चाहते हैं कि तुम कितने बड़े खानदान से आते हो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे NaCl, Na2SO4, Na2CO3, इसमें सब में कॉमन क्या है, सोडियम कॉमन है। अगर सोडियम कॉमन है तो ये सारे के सारे सॉल्ट क्या कहलाएंगे, सोडियम परिवार के लवण। आई बात समझ में। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, ये जो टर्म यूज होता है, लवणों का परिवार, इसका क्या मतलब है, समझ में आया। ठीक है, अगर बहुत सारे लवण में एक कोई मेटल या नॉन मेटल कॉमन हो तो सारे लवण उसी परिवार के कहलाते हैं। बात समझ में आई। ऐसा भी हो सकता था, कोई धातु ही जरूरी थोड़ी ना है। जैसे मान लो NaCl है, CaCl2 है, MgCl2 है, KCl है, इसमें सब में कॉमन क्या है, Cl है। क्या है बताओ, Cl है। तो अगर Cl है तो है कि नहीं है। अब जैसे रोज आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए कि दादी के नाम से कोई जानता हो परिवार का नाम,
ठीक है, अब वो अलग बात है, हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा चलन नहीं रहा है। जब भी कोई पूछता है कि आपका कोई पहचान नहीं जानना चाहता है, घर या परिवार, तो शुरू से तुरंत ऐसे थोड़ी कोई पूछता है मम्मी का नाम क्या है, हाँ कि ना। कई लोग इसको गलत अर्थ में भी ले लेंगे, और मम्मी के नाम क्या है पूछे तरह तू, हाँ कि ना, वो बच्चा खिसिया भी जाएगा। ओए, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, मतलब अब उसको कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग, सॉल्ट को बांट रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सामान्य लवण। क्या होता है सामान्य लवण, या इसी को उदासीन लवण भी कहते हैं। सामान्य लवण वह होता है जिसके अणु में कोई आयनीकरण योग्य या प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। मतलब वैसा सॉल्ट जिसमें कोई आपको हाइड्रोजन ना दिखे, उसको हटाने लायक ना हो। जैसे सुनना, एग्जाम्पल से लिख रहा हूं, फटाफट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो NaCl, क्या इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है? तो ये सॉल्ट है और ये कॉमन सॉल्ट है। कौन सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, उदासीन न्यूट्रल सॉल्ट है, कह सकते हो। इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो जिसमें हटाने योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड ये सब चीज ना हो, उसी लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें खुशी मिलेगी, थोड़ा सा रुक जाओ। Na2CO3, इधर देखना, Na2CO3, बताओ ये सामान्य लवण में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इसमें हाइड्रोजन है? क्या हाइड्रोक्साइड है? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड हटाने लायक नहीं हो, प्रतिस्थापन योग्य नहीं हो, तो कह देना कि ये क्या है। बात समझ में आई? लेकिन इसी के कोरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सॉल्ट ये भी है, सॉल्ट ये भी है, लेकिन अभी इसमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है और ये बाहर निकलेगा और निकलता है, तो यहां पे प्रतिस्थापन योग्य, हटाने योग्य हाइड्रोजन आयन है, तो ये कॉमन सॉल्ट नहीं है। इसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट, जो आगे आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखो, NaOH H2SO4 के बीच हो रहा है, बना Na2SO4। बताओ इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन है? नहीं है। तो एग्जाम्पल किसका हुआ? कॉमन सॉल्ट। हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्मल सॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? अभी एग्जाम्पल भी आ गया। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, सम अदर नॉर्मल सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड आर। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जो है सो कि क्या करो, ध्यान से देखो। जैसे HCl है, HCl है, ये एसिड है, इसका किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओ, इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है जो हटाने योग्य हैं? आंसर है 1। HNO3 में कितने हैं? 1। H2SO4 में कितने हैं? 2। H2CO3 में 2। CH3COH में 4 मत बोल देना, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे इस 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 4 को हाइड्रोजन हटाने होगा ना, खाली हाई वाला हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे, इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ाऊंगा ना केमिस्ट्री में, तब पता चलेगा कि सिर्फ यही क्यों है, वो क्यों नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना ये एसिटिक एसिड है। क्या बोलो? और एसिडिक एसिड में ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, सिर्फ यही विस्थापन योग्य है। तो 2 बात ध्यान देना। पहली बात कि एक हाइड्रोजन हटता है इसमें से, और दूसरी बात है कि कौन सा हटता है। ये मत बोल देना इसमें से एक हटता है, हाई हटता है, जो सबसे एंड में होता है। आई बात समझ में? और जब ये हटता है ना, तो ऐसे लिखा जाता है CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? ध्यान रहेगा, अरे बोलो। अब देखो इधर जितना सारा, मतलब इसको बेस के साथ, क्षार के साथ रिएक्ट करके जब सॉल्ट बनाओगे, तो NaCl बना, KCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, ये सब जो बन रहा है, अब बताओ इसमें से कहीं आपको विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन दिख रहा है? अरे बोलो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉर्मल सॉल्ट के। कॉमन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, उदासीन सॉल्ट। आई बात समझ में? कॉमन सॉल्ट वैसे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NaCl जो होता है ना फेमस, उसको बोलते हैं। ये आगे अम्लीय लवण आ गया। किसी अम्ल के प्रतिस्थापन योग्य, किसी अम्ल के प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन के किसी धात्विक या विद्युत धनात्मक मूलक आंशिक प्रतिस्थापन से बनने वाले ये लवण अम्लीय लवण होते हैं। मतलब आप इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज मत यूज करना। आप चाहो तो मैं जो बोल रहा हूं वैसे लिखना कि वैसे लवण, क्या बोलोगे? हाँ, जो बोल रहा हूं वो तो रिकॉर्डिंग में भी होगा, सुन के भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना यही जो बोल रहा हूं। वैसे लवण जिनमें, हो गया, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाता है? अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक अम्ल, एक क्षार रिएक्शन हुआ, लेकिन जो सॉल्ट बना Na2SO4 नहीं बना, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बना। तो इसमें हाइड्रोजन अभी भी हटाया जा सकता है, तो सॉल्ट बना, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। तो अगर उसमें हाइड्रोजन हटाने योग्य बचा हुआ है, तो वो एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय लवण है। बात समझ आई? नहीं आई?
अरे बोलो। हाँ, इस स्थिति में या इस मामले में धातु सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के केवल एक हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करता है। H2SO4 में हटाने वाला कितना था? हटने वाला क्या वो था? दूगो था, पहले वाला टेबल में देखा था आपने। लेकिन ये हटाया कितना? एक। तो अभी एक और हटाने वाला है कि नहीं है? है। तो ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए अम्लीय, यहाँ पे अम्लीय लवण कर लेना नमक की जगह। अम्लीय लवण जलीय घोल में आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन देता है। अब सुनना सुनना, अब अगर इसको पानी में डालोगे, सुनो, अगर आपने ये वाला जो सॉल्ट है इसको पानी में डालोगे तो बताओ H+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर अम्लीयता गुण है, और H+ मिलेगा। तो पानी में डालोगे तो H+ मिलेगा, और वो H+ क्या करेगा? H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अम्लीय लवण को पानी में डालने पर हाइड्रोनियम आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। आगे अगर देखो तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट्स फाउंड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब आंशिक उदासीनीकरण। आप सोचो ना, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं। एक चीज बताए थे एक दिन आप लोग को, हल्का सा डिस्कशन किए थे कि जब दो बड़ियार आदमी लड़ता है ना तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो जब लड़ेगा ना तो वहां से जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है? बोलो। उदासीन बनता है, या कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है, लेकिन उतना डीप जाना नहीं है, तो जो मैं समझा रहा हूँ उससे ध्यान सुनो। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो फिर क्या होगा? एसिड का इंपैक्ट बच जाएगा। अरे बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, बस और कुछ बात नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर बेसिक सॉल्ट हिंदी यहाँ नहीं है लेकिन बोल देता हूँ, लिखना जरूर। क्या लिखोगे? वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन हो। क्या बोलो बोलो? हाइड्रोक्साइड आयन हो। ध्यान से देखो यहाँ पे बेसिक कॉपर क्लोराइड, ये ध्यान से देखो, ये एक सॉल्ट ही है लेकिन इसमें OH है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो जिसमें OH दिख जाए विस्थापन योग्य वो समझ लेना बेसिक सॉल्ट है, जिसमें हाइड्रोजन दिख जाए वो एसिडिक सॉल्ट है। एक छोटा सा चीज है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभार आप यहाँ पे क्यूज वगैरह देते हो ना, बहुत सारे बच्चे इधर किसी एग्जाम में देते बैठते हैं तो पूछ लिया जाता है, डबल सॉल्ट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं? द्विक लवण। अब इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है और एक्चुअल जो मीनिंग है वो अलग बात है, क्लास 12th में मिलता है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन द्विक लवण मतलब दो लवण का, ऐसे समझ लो कि दो लवण का आपस में कंबाइन फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो FeSO4 फेरस सल्फेट दिख रहा है, और एक अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे दो लवण दिख रहा है। अरे बोलो। इसमें देखो K2SO4 FeSO4 का होल ट्वाइस दिख रहा है। अरे बोलो। K2SO4 एक सॉल्ट हुआ, Fe2SO4 का होल ट्वाइस हुआ, दो लवण दिख रहा है। तो ऐसे ये जो पूरा कंपाउंड है ना, ऐसे को बोलते हैं द्विक लवण। क्या बोलते हैं? सिंपल इतना दिमाग में रखो, जिसमें कै वो लवण हो? दो लवण हो। कितने लवण हो? ठीक है। हाँ, याद रखना, इसको बोलते हैं फिडिक एलम, फेरिक एलम। आपने फिटकरी का नाम सुना है? फिटकरी, फिटकरी। हाँ, तो आपसे पूछा जाता है कि इसको पोटास एलम कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो फिटकरी का आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो यही वाला होता है, K2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये पूरा अच्छे से याद कर लेना, याद रखोगे। देखो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, ये मोहर साल्ट वाला नहीं पूछते, ये दोनों याद रख लो तो और बढ़िया है, लेकिन ये कम से कम जरूर याद रखना। बात समझ में आई नहीं आई? अरे आई? बोलो। लवणों का पीएच, अब सुनना, जो उदासीन लवण है उसका पीएच बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? 7। बढ़िया। जो अम्लीय लवण है उसका 7 से कम, और जो क्षारीय लवण है, खत्म हो गया। पढ़ के देख लो, वही चीज है। क्या लिखा है पढ़ो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों स्ट्रांग है। सुनो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की लवण के पीएच का मान क्या होता है? 7। क्योंकि जब बढ़ियार बढ़ियार लड़ेगा तो क्या होगा? एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, तो उदासीन बनेगा, उदासीन बनेगा तो पीएच कितना होगा? 7 होगा। अरे बोलो हाँ ना। मजबूत अम्ल यानी प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर क्षार के लवण, तो बताओ क्या होगा? अम्लीय होंगे। लवण अम्लीय होंगे नहीं होंगे? और लवण अम्लीय होगा तो पीएच मान 7 से क्या होगा? कम। उसी के एज इट इज, इंग्लिश है। बात समझ में आई? अरे कोई दिक्कत है? कमजोर अम्ल हो, एसिड अभी हो जाए और क्षार मजबूत हो जाए तो पीएच का वैल्यू 7 से क्या होगा? ज्यादा। तो हो गया यहाँ पे द एंड। बात समझ आई? तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये था एसिड बेस, और अभी मुझे लगता है कि ये शायद 9वां या 10वां वीडियो है। 8-9 लेक्चर में अगर ये कंप्लीट हो गया, बीच बीच में मतलब आधे घंटे 45 मिनट के लेक्चर हैं। मैं आपसे कहूँगा एक चीज़ कि पहला चैप्टर केमिस्ट्री का और ये दूसरा चैप्टर, आप पहले इसको नोट कर लेना, और बीच में ठीक 1 महीने बाद वीडियो से ज़रूर रिवाइज करना। एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, और फिर एक बार और 2 महीने बाद। अभी आपके पास कितने महीने हैं? 6-7 महीने है ना? तो कम से कम 3 बार रिवीजन जरूर करना, मिनिमम 3 बार, ठीक है? तब जाके पूरा चैप्टर एग्जाम तक तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। नहीं तो जितने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में बारीकी से बताए गए हैं ना, आप याद करो, जब हम आपको ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ाए थे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, याद है? रिएक्शन लिखते थे और बताते थे कि बताओ ये किस ऑक्सीडेशन नंबर से किस में जा रहा है, यहां तक समझा दिए थे। लेकिन अभी अगर वही चीज पूछो ना तो बहुत लोगों के दिमाग से उड़ गया होगा। क्यों? आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसलिए भैया विनती कर रहा हूं, एक बार जाके उसको भी रिवाइज कर लो। अभी टाइम आ चुका है, 2 महीना हम लोग पढ़े हुए हो गया पहला चैप्टर, और एक बार ये आई बात समझ में, तो पूरा कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लेना। और एक चैप्टर एक बार में अगर रिवाइज कर लेते हो ना बड़ा फास्टली, तो दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।